नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई और श्रद्धालुओं के साथ मकर संक्रांति का उत्सव मनाया। मंदिर परिसर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। जय गोरखनाथ के नारे गूंजते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व भक्ति से सराबोर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गोरखनाथ पूजा अर्चना की और विशेष रूप से खिचड़ी चढ़ाई। सीएम योगी ने मंदिर के पुजारियों से बातचीत की और संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डाला। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है। ये नई शुरुआत और सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। गोरखनाथ जी की कृपा से प्रदेश में शांति, समृद्धि और विकास जारी रहेगा। मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। सूर्य का जो अयन वृत्त है, ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार वह 12 विभिन्न भागों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य देव का संक्रमण संक्रांति कहलाती है। और जब धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण होता है तो यह संक्रमण मकर संक्रांति कहलाती है। यानी मकर राशि से अगले 6 माह तक, यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। उत्तरायण का ये जो समय होता है यह बड़े दिन रहता है, रात्रि छोटी होती है। इस दौरान सीएम योगी ने मंदिर में भक्तों से भी मुलाकात की। ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। पूजा के बाद सीएम ने प्रसाद ग्रहण किया और सबको संक्रांति की शुभकामनाएं दी। जीवंतता के लिए सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है कि भारत की ऋषि परंपरा ने इसे जीवन के लिए कितना महत्व दिया है, यह इस पर्व के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। और यह पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर नाम और रूप अलग अलग होंगे, लेकिन आयोजित होता है। पूरब में, पश्चिम में,
उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में बिहू के नाम पे या तिलवा संक्रांति के नाम पर, पश्चिम में लोहड़ी या मकर संक्रांति के ही अलग अलग रूपों में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, तो उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुजन आयोजित करते हैं। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में यह आयोजन आस्था और परंपरा का प्रतीक बना। सीएम योगी की मौजूदगी से उत्सव में नई ऊर्जा। गोरखपुर में से अवतार भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए कल से लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आया हुआ है और वह लगातार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्म स्थलों में अपनी आस्था का नमन करने के लिए आए हुए इन सभी श्रद्धालुजनों का अभिनंदन करते हुए मकर संक्रांति की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मुहूर्त कल सायंकाल से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन चूंकि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में मुहूर्त की शुभ लगन ये सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है, तो आज ब्रह्म मुहूर्त से मकर संक्रांति में खिचड़ी चढ़ाने का यह मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर सीएम योगी का गोरखनाथ मंदिर दौरा और खिचड़ी चढ़ाना भक्ति का अनुपम दृश्य पेश करता है। आस्था और नेतृत्व का अद्भुत संगम बना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में उत्तरायणी कौथिग मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में किया मेले का शुभारंभ। आपको बता दें कि उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने पर जश्न मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि 28 जनवरी तक राजधानी लखनऊ में आयोजन होगा। वहीं उत्तराखंड की समृद्धि संस्कृति की दिखेगी झलक। उत्तराखंड के 200 से ज्यादा कलाकार हुए शामिल। आपको बता दें कि सीएम धामी ने लखनऊ में किया मेले का शुभारंभ और इस दौरान उत्तराखंड के 200 से ज्यादा कलाकार हुए शामिल। त्योहार है और लखनऊ में हमारे पर्वतीय महापरिषद के द्वारा यहाँ पर लाखों जो पर्वतीय भाई बहन रहते हैं उन सभी का यहाँ पर एक तरह से एक उत्सव मनाया जाता है, एक त्योहार आयोजित किया जाता है, एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। ये निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को, संस्कारों को, विरासत को आगे बढ़ाने का बहुत माध्यम है और हमारे त्योहार, हमारे पर्व ये हमें निश्चित रूप से बड़ी धूमधाम से मनाने का अवसर देते हैं, एक दूसरे से मिलने का अवसर देते हैं, एक दूसरे से जुड़ने का अवसर देते हैं और आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये पर्व मनाए जा रहे हैं। ये हमारी नई पीढ़ी को भी अपनी विरासत आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम प्रदान करते हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये त्यौहार पहले से ही मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है जो हमारे उत्पादों को एक पहचान देने का काम करती है, कलाकारों को भी देती है, सभी को एक मंच प्रदान करती है। मैं सभी को अपनी तरफ से विशेष रूप से पर्वतीय महापरिषद, हमारे गणेश जोशी जी, उनकी पूरी टीम, उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई दूं। ऐसे अवैध रूप से संचालित होने वाले अवैध मदरसों को बंद करने का निर्णय लिया था, जिसमें लगभग 250 से भी ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उनमें राज्य का जो हमारा शिक्षा बोर्ड का सिलेबस था वो नहीं पढ़ाया जाता था और हम एक शिक्षा में सुधार का
अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का भी हम विधेयक लेकर आए, जिसमें हमने सभी को रखा है। उसमें हमारे सिख समाज के लोगों को, जैन समाज, पारसी समाज, बौद्ध समाज, पारसी समाज, इन सभी को भी उस अधिनियम के अंतर्गत लाए हैं। और ऐसे मदरसे जो शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएंगे, उन मदरसों को बंद कर दिया। इसी बीच छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे यूपी के मंत्री संजय निषाद। आपको बता दें कि संजय निषाद ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ और पीएम ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया, संजय निषाद ने कहा। साथ ही साथ अयोध्या में पीएम की नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बना, संजय निषाद ने यह भी कहा। और कांग्रेस ने सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। को मैं धन्यवाद दूंगा कि हजारों करोड़ रुपया देकर निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित किया। गंगा पुत्रों का इलाहाबाद संग्रह में 56 फुट की मूर्ति लगाई, उसका पार्क है, उसका उद्घाटन भी किया। भगवान राम के साथ निषाद राज का भी मूर्ति राम मंदिर में लगा। अतिथि भवन निषाद राज के नाम से है। इनके लिए तमाम योजना, एक निषाद के घर जाके चाय पी के इनकी, तो छत्तीसगढ़ के भी मछुआरों का की आवाज थोड़ा हो। और मोदी साहब काम कर रहे, धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनवाया। आपने देखा हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों, कमजोरों को विकास की मुद्दा बढ़ा रहा है। अपर कास्ट को 10% आरक्षण दिया, महिलाओं को 33। मैं चाहता हूँ कि मछुआरों का जो आरक्षण है, छत्तीसगढ़ ये सब मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा, तो वहाँ माझी जो है हमारी अनुसूचित जाति में है। तो अगर हम अनुसूचित जाति में 14 राज्यों में, हम चाहते हैं जिस तरीके से जीएसटी हो गया बराबर, उसी तरीके से इनकी समस्या भी एक ही है, हर राज्यों में बराबर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हो जाए। क्योंकि उसमें नहीं शामिल होने से इनके बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं। शिक्षित न होने के नाते प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में इनको विकास के लिए फ्री में बीमा दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, 36 योजनाएं हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में भी, उत्तर प्रदेश की छत्तीसगढ़ में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना, इनके बच्चों को शिक्षा के लिए, इनके रोजगार के लिए, शादी में सहायता के लिए इनके ट्रेनिंग किया जाए। इसी दौरे पर आज आया हूँ। वहीं बांदा में बागेश्वर धाम की कलश यात्रा निकली। कलश यात्रा के साथ निकाली गई झांकियां, हाथों में गदा लेकर नाचे हजारों भक्त। आपको बता दें कि यात्रा पर हुई फूलों की बारिश और यात्रा में विधायक प्रकाश द्विवेदी हुए शामिल। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने की कथा कल से होगी शुरू, 16 से 20 जनवरी तक चलेगी ये कथा। तो हाथों में गदा लेकर नाचे हजारों भक्त। आपको बता दें कि इस दौरान 16 से 20 जनवरी तक चलेगी ये कथा और यात्रा पर हुई फूलों की बारिश। यात्रा में विधायक प्रकाश द्विवेदी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के बांदा में श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम यहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम भक्तजनों को उस हनुमंत कथा का आनंद देंगे। आपको आगे चल करके दिखाते हैं कि किस तरीके की भव्य सजावट और तैयारियां करी जा रही है। 5 दिन के लिए इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत कलश यात्रा के साथ करी गई। आगे चल करके आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक भव्य सजावट करी जा रही है। यहाँ पर 5 दिन चलने वाली इस हनुमंत कथा के लिए तमाम जो भक्तजन हैं, जो तमाम भक्त हैं, वो दूर दूर से देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुँचेंगे और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए, श्री हनुमंत कथा को सुनने के लिए वो यहाँ पहुँचेंगे। आगे चल करके आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर करी जा रही है, किस तरीके की भव्य सजावट जो है वो यहाँ पर करी जा रही है। तमाम भक्तों के लिए यहाँ पर इस जगह का इंतजाम किया गया और आप सजावट देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर करी जा रही है। आगे आपको दिखाना चाहेंगे कि वो मेन स्टेज यहाँ से देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर मेन स्टेज को तैयार किया जा रहा है और एक दिन यानी कि 18 तारीख को यहाँ पर दिव्य दरबार लगेगा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का, जिसमें तमाम जो भक्त हैं वो देश के दूर दूर के कोनों से यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शालिग्राम सिंह। आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? तिलवारी। तो यहाँ पर श्री हनुमंत कथा का आयोजन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुंदर कथा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुनने आएंगे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी तो बहुत अच्छे हिंदूवादी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बांदा का सौभाग्य है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा हम लोग टीवी में देखते थे,
लेकिन स्वयं जो है सामने खड़े होकर के उनकी सुनेंगे। तमाम लोगों को सुना कि किस तरीके से लोग जो हैं वो पूरी तरीके से एक गौरव का ये यहाँ पर कहना चाहेंगे कि विषय है कि यहाँ पर स्वयं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आएंगे, श्री हनुमंत कथा लोगों को सुनाएंगे और जो तमाम भक्तजन हैं जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचेंगे उनको सुनने के लिए वो उस कथा का आनंद ले पाएंगे। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली। वहीं 16 जनवरी से शुरू होने वाले इस कथा को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संदीप मिश्रा। बांदा में बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा और दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 16 से लेके 20 तारीख तक ये दरबार लगेगा और जो है वो हनुमंत कथा का रसपान बागेश्वर धाम सरकार यहाँ की जनता को करवाएंगे। दूर दूर से लोगों का आना शुरू हो गया है। इस कथा के जो आयोजक हैं हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कथा का पूरा कार्यक्रम क्या है और इस कथा को करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए बात करते हैं प्रवीण जी से। प्रवीण जी, सूर्य समाचार पर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस कथा के सबसे पहले तो शेड्यूल के बारे में हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कथा कब से कब तक है और कथा स्वरूप है, प्रारूप है इसका, और फिर इसके बाद सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग आज दिल्ली से आकर हमारी इस महर्षि वामदेव की पावन भूमि में बांदा में आप लोग खड़े हैं। यहाँ हम लोग जो खड़े हैं ये मवई बाईपास चौराहा का कथा स्थल का पंडाल है जहाँ पर आप लोग खड़े हैं। आज हमारे शहर में भव्य दिव्य कलश यात्रा का आयोजन था जो कि एक उत्सव के रूप में मनाया गया पूरे नगर वासियों द्वारा, पूरे जिले वासियों द्वारा। हजारों की संख्या में महिलाएं अपने सर में कलश लेकर जा रही थी। घोड़े, बग्गी, झांकी विभिन्न प्रकार के थे और बहुत सारा लोगों ने उत्साह से कलश यात्रा में प्रतिभाग किया। आगामी 16 से 20 जनवरी पूजनीय बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के श्रीमुख से हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 5 दिन का प्रोग्राम है। दरबार लगेगा। कथा दोपहर 1 बजे से हरी इच्छा तक चलने वाली है। एक दिन बीच में यानी 18 तारीख को दिव्य दरबार भी लगने वाला है। इन पूरे 5 दिनों में महाराज श्री हम लोगों को दर्शन देंगे, हम लोगों को कथा सुनाएंगे और उसका हम लोग लाभ लेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका और लगातार हम इस कथा को दिखाते रहेंगे और इस कथा में आने वाले लोगों से भी आपकी बात करवाएंगे कि आखिर में बांदा की इस पावन धरा पर ये जो कथा होने जा रही है, जो दिव्य दरबार लगने जा रहा है, इसको सुनने के लिए लोग कहां से आ रहे हैं और आज के समय में सनातन हित की जो बात करेगा उसके लिए कितना जरूरी है कि आप अपने जमीन से, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। हर पल की जानकारी हम आपको देंगे और दिखाएंगे इस कथा से कितने लोग लाभान्वित होकर यहाँ रसपान करने के लिए आते हैं और यहाँ से कथा का प्रसाद, वो दिव्य प्रवचन अपने पास लेकर जाते हैं। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, सूर्या समाचार बांदा। वहीं लखनऊ में एलडीए प्रवर्तन जोन 4 में बनी अवैध बिल्डिंग विपिन अग्रवाल के आगे एलडीए नाकाम, बिना स्वीकृति बेसमेंट के साथ बिल्डिंग बनाई। 5 मंजिला इमारत में एलडीए का सील तोड़कर काम। वीसी ने बिल्डिंग ने सील तोड़ा। एलडीए के कुछ अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध है। आईआईएम रोड केनरा बैंक के बगल में अवैध बिल्डिंग। 5 मंजिला इमारत में एलडीए वीसी ने बिल्डिंग सील की। बिल्डिंग ने सील तोड़ा, बिल्डर ने सील तोड़ा। और आपको बता दें कि आईआईएम रोड केनरा बैंक के बगल में अवैध बिल्डिंग है। एलडीए प्रवर्तन जोन 4 में बनी है अवैध निर्माण और बिल्डर विपिन अग्रवाल के आगे एलडीए नाकाम। तो बिना स्वीकृति बेसमेंट के साथ बिल्डिंग बनाई।
वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ठंड का कहर लगातार जारी है, जिसका असर सिर्फ आम जनजीवन पर ही नहीं बल्कि वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ रहा है और वे लेट चल रहे हैं, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए यूपी के कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया है और चेतावनी जारी की है। आखिर कौन कौन से हैं वे जिले, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। धुंध की सफेद चादर, अलाव और रूम हीटर का सहारा लेते लोग। ये दृश्य है उत्तर प्रदेश का, जहां पिछले कुछ दिनों से ठंड का कहर लगातार जारी है। तापमान में लगातार गिरावट होने के कारण एक तरफ जहां लोग घरों में दुब के रहने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम कि वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। आसपास के इलाकों को देखना मुश्किल सा नजर आ रहा है। आगरा की बात करें तो भी धुंध की मोटी परत बिछी हुई है, जिससे पर्यटकों को काफी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग इस कड़कड़ाती ठंड में ताजमहल को देखने का लुत्फ उठाना चाहते थे, वे कोहरे की सफेद चादर के कारण सुबह ताजमहल का दीदार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो मायूस नजर आ रहे हैं। कल आया था फतेहाबाद ताजमहल को देखने के लिए, बहुत सुंदर लगा। सनसेट के टाइम पे आया था तो आसपास के लोगों ने बोला कि सनराइज के टाइम पे आइए और बेहतर दिखेगा। ये सनसेट तो ताजमहल के पीछे होता है, सनराइज आगे। हम आगे सुबह इस टाइम पे 7 बजे, लेकिन कोहरा इतना है कि मुझे लगता नहीं है आज दिखेगा ताजमहल। लेकिन ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, ताजमहल की इतना तो बनता है। मुरादाबाद की बात करें, वहां भी ठंड का कहर देखने को मिला। रिक्शा चालक हो या ऑटो चालक या यात्री, किसी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवारी गाड़ियों को जहां अपनी गाड़ी के लिए का इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं जो यात्री गाड़ी में बैठ चुके हैं वे गाड़ी खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। क्या नाम है आपका? अजय। ये कहाँ जा रहे हैं? शिमला देवापुर। कितनी ठंड है? बहुत ज्यादा। देख रहे हो, उंगली देखो, सुन पड़ी है, जलक देखो मेरे। सही है? बहुत ठंडा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। ऑटो चला रहे साहब। कितनी ठंड है? अरे ठंड बहुत है आज। तो किस तरीके से फिर गाड़ी चला रहे हैं? आराम से चलानी पड़ रही है भैया, देखभाल कर, और क्या करें। आराम हाँ बिल्कुल, आराम से चलानी पड़ रही है, कोहरे की वजह से। खतरनाक ठंड पड़ रही है मुरादाबाद के अंदर। तो सवारी मिल पा रही है? नहीं, बहुत ही कम सवारी मिल रही है आज। क्यों? ठंड की वजह से। कोहरा भी बहुत है? हाँ, ठंड और कोहरा बहुत ही ज्यादा है आज। ठंड काफी है, कोहरा भी बहुत है। तो फिर किस तरीके गाड़ी चला रहे हैं? आराम से गाड़ी चला रहे हैं, धीरे धीरे। कोहरा ज्यादा है, कोहरे की वजह से आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार यूपी वालों को फिलहाल ठंड और कोहरे की मार से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए कुछ इलाकों में अलर्ट जारी किया है। यूपी में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है, जहां शीत दिवस का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद और हापुड़ में भी बहुत ज्यादा घने कोहरे और शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर और आसपास के इलाकों में भी घने कोहरे का येलो अलर्ट दिया गया है। काबिल गौर है कि ठंड के कहर का असर सिर्फ आम जनजीवन पर ही नहीं बल्कि रेलवे की रफ्तार पर भी पड़ा है, जिससे कई रेलगाड़ियां अपने समय से नहीं चल पा रही हैं। अब देखना यह है कि आगामी दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। अब बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।